मेरी बुआ की कोई संतान नहीं थी और वो माँ से आकर कहती कि आरव को मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। तो माँ इनकार कर देती। एक दिन घर में राशन ना होने के कारण माँ से मेरी भूख न दिखी गई, तो मुझे बुआ को दे दिया और वो मुझे शहर ले आई और मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। और जब बुआ मेरी शादी करने लगी तो मुझे माँ की याद आई और मैं उन्हें लेने गाँव गया तो सामने का दृश्य देखकर मैं चकरा गया, क्योंकि वहाँ मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और एक फालतू के सामान की तरह मुझे अनदेखा किया जाता था। मेरी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बड़े बहन भाई आते जाते मेरे सर पर थप्पड़ मारते, कहते कि तुम गंदगी मचाते हो, बहुत तंग कर रखा है तुमने। मेरे 3 भाई थे और 3 बहनें और पापा का काम कारोबार भी बहुत अच्छा नहीं था। पिताजी बस हमें रोटी ही खिला सकते थे। एक ही कमरे में हम सब बहन भाई सोते थे और मेरी जगह तो जैसे होती ही नहीं थी, क्योंकि पिताजी माँ अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाते थे। जब मैं भाई के साथ सोता तो मुझे टांग मारता, कहता चल जा बहनों के साथ जाकर सो। मैं बहनों के साथ लेटा तो बहनें मुझे कहती कि चलो तुम बहुत लाते मारते हो, उधर जाकर सो जाओ। कमरे में जगह ना होने के बराबर थी। बस पूरे खाली कमरे में मोटी सी चादर बिछा दी जाती। एक तरफ मेरी बहनें सोती, दूसरी तरफ भाई सोता। कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ता था। बहनें माँ से सिलाई सीखती थीं और मोहल्ले भर के लोगों के कपड़े सीती, और भाई कोई मैकेनिक की दुकान पर था। कोई इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर। मैं अभी छोटा था इसलिए घर पर होता था, लेकिन मेरी किसी को चिंता नहीं थी। 2-2 दिन में कपड़े नहीं बदलता तो ना तो मेरी बहनें मुझ पर ध्यान देती और न ही मेरी माँ। गली में नंगे पाँव में आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता, कभी कच्चे कभी गुल्ली डंडा खेलने लगता। ज़्यादातर समय मेरा गली में गुजरता। नंगे पाँव गंदे मैले मिट्टी से अटे कपड़ों में पूरा दिन अपने घर से बाहर गली में खेलता रहता। लड़कों के साथ लड़ता भी खेलता भी। भूख लगती घर आता, माँ से कहता माँ भूख लगी है, तो एक थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ता। चलो आराम से बैठ जाओ, पूरा दिन आवारागर्दी करके तुझे भूख लग जाती है। खाना सिर्फ दोपहर को मिलेगा और रात को मिलेगा, वो भी बस एक रोटी चावल। जा चल जा यहाँ से। मैं भूख के मारे पेट पकड़कर बैठ जाता। एक तो खेल खेल के भूख भी ज़्यादा लगती थी, ऊपर से माँ रोटी भी सिर्फ एक देती थी, वो भी दोपहर को, और एक रात को सुबह नाश्ते में पतली पानी जैसी चाय होती थी और साथ में सिर्फ 2 बिस्किट। यही मेरे बड़े भाइयों की भी मिलती थी। जो भाई इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक की दुकान पर थे वो कुछ पैसे माँ को देते, कुछ अपनी जेब में रख लेते। इसलिए जब उनका जो दिल चाहता खाते थे। जब भी गली में कुल्फ़ी वाला आता तो मेरा बड़ा दिल चाहता था मैं बड़े भाइयों की बड़ी मिन्नत करता। कभी किसी को मुझ पर दया आ जाती तो थोड़े बहुत पैसे मुझे दे देते। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं कुल्फ़ी खाता। पिताजी होली से पहले सफ़ेद रंग का पुराना सा कपड़ा उठा कर ले आते, जो कि उन्हें सस्ता मिलता था। उसमें पिताजी का सूट भी बनता, मेरे भाइयों के सूट बनते। जब मेरी बारी आती तो इतना ही कपड़ा बचता कि एक छोटी सी कमीज़ बनती। जब मैं वो कपड़े पहनकर मोहल्ले में जाता तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, कहते लो आरव ने तो देखो क्या पहन रखा है, इतना छोटा सा कुर्ता, क्या किसी ने शरारत में दिया है। सब हंसते और कहते, और मैं रोता हुआ घर के अंदर आता। माँ से कहता कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ कहती तो मैं क्या करूँ, तेरे बड़े भाई कमाते हैं तो तू थोड़ी कुछ करता है, जब कमाने लगेगा तो अपनी मर्जी के कपड़े भी ले लेना। मैं चुप सा हो जाता। बड़े भाई आते तो मैं गली में खेल रहा होता। 2-2 थप्पड़ सब मुझे लगाते, कहते भाई तुझे और कोई काम नहीं है, हर समय खेलता रहता है। स्कूल में तो नाम लिखवाया ही नहीं था, मैं कोई और काम क्या करता, बस सबकी मार खाता रहता था। कभी बहनें मुझे कहती कि जाओ सब्जी और सामान ला दो। मैं सामान लाता और उसमें से कुछ पैसों की चीज़ें भी खा जाता। घर आता तो मेरी बहनें मुझे मारती, माँ मुझे अलग डांटती। कभी कभी तो मुझे लगता जैसे मैं पता नहीं मार खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने मार ना खाई हो। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे थप्पड़ ना पड़ा हो। कभी पिताजी से, कभी माँ से, कभी बहनों से, तो कभी भाइयों से। हर समय मुझे यही सुनने को मिलता था कि तू पता नहीं क्यों पैदा हो गया, ना काम का है और ना ही काज का है, और खाना तुझे दिन में 4 बार चाहिए। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं ऐसा भी क्या खा लेता था। माँ एक रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। मेरे बाकी के 3 भाई कमाते थे और माँ को जब भी कहते कि माँ भूख ज़्यादा लगी है, पूरा दिन काम करके आए हैं, तो माँ उन्हें 2-2 पराठे भी बनाकर दे देती थी, साथ में देसी घी भी लगा देती। देसी घी उन्होंने एक ऐसे डिब्बे में रखा था जिसमें छोटा सा ताला लगा कर रखती थी। मैं तो तरस जाता था, लेकिन मुझे कभी भी देसी घी का पराठा नहीं बना कर दिया गया, क्योंकि मैं छोटा था, गली में खेलता था और मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मेरी उम्र के सब बच्चे यही कहते करते थे, या पढ़ने जाते या खेलते थे। एक बार मैंने माँ से कहा, माँ मेरा स्कूल में नाम लिखवा दो, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊँगा, फिर देखना सब भाइयों से ज़्यादा ही मैं पैसे कमा कर दूंगा।
माँ मेरी बात सुनकर कहने लगी, तेरी शक्ल है पैसे कमाने वाली, चल जा यहाँ से, तेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। उस दिन मेरे सब दोस्तों ने मुझे शर्म दिलवाई थी कि हम सब स्कूल जाते हैं, इसलिए मैंने भी माँ से कह दिया, लेकिन वही डांट फटकार ही मेरे भाग्य में लिखी थी। माँ कहती, तू कुछ नहीं कर सकता, आरो तू किसी लायक है ही नहीं। मेरी आंखें आंसू से भर जाती। ना मेरे आंसू मेरे बहनों को नजर आते, ना मेरी माँ को। बड़ी बहन का रिश्ता आया तो माँ ने फौरन से स्वीकार कर लिया। हालांकि वो एक मोची था जिसके बेटे का रिश्ता मेरी बहन के लिए आया, और ख़ुद भी वो अपने बाप के साथ मोची का ही काम करता था। पर माँ कहने लगी, जिसका जो रिश्ता आता है करते जाओ। मेरी बहन बहुत रोई थी कि पता नहीं किस्मत में गरीबी क्यों लिखी है, एक छोटे घर से उठकर दूसरे छोटे घर में जा बैठो। मेरी माँ ने उसके सर पर भी थप्पड़ लगाया। कहने लगी, कमीनी, भगवान का शुक्र कर कि रिश्ता आ गया, किसी को कहना नहीं पड़ा। बस आंगन में ही रंग बिरंगी झड़ियाँ लगी थी। जिस दिन मेरी बहन की शादी थी, कपड़े तक उसके ससुराल से आए थे, वो भी ज़्यादा महंगे नहीं थे। लाल कपड़े पर गोल्डन रंग का गोटा लगाकर उसे सजाया गया था। मेकअप भी मोहल्ले की लड़कियों ने ही मेरी बहन का कर दिया था। मेरी बहन देखने में बहुत प्यारी थी, इसलिए अच्छी लग रही थी। गहनों के नाम पर सिर्फ कांच की चूड़ियाँ थीं या फिर आर्टिफिशियल थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहना दी गई। पिताजी ने बस थोड़ा सा खाना बनवाया था, छोले के साथ आलू, लेकिन मैं बड़ा खुश था। माँ ने वही मुझे होली का कुर्ता पहना दिया कि यही पहन लो। बाकी तीनों भाइयों ने अच्छे कपड़े पहने थे, बहनों ने भी, लेकिन मैं इन सब में अजीब लग रहा था। बहन की बारात से 2 घंटे पहले मेरी बुआ दिल्ली से हमारे घर आ पहुंची थी। मेरी बुआ के तो ठाठ ही अलग थे, काफ़ी महंगा सूट पहन रखा था और मेरी बहन को प्यार करते हुए 5,000 रुपये हाथ में पकड़ाए थे। कहने लगी कि खाली पर्स अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे पिताजी को 50,000 रुपये दिए कि खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से कर देना। कहने लगी, बच्ची का कोई छोटा मोटा दहेज भी बनाया है कि नहीं। पिताजी कहने लगे, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हाँ, थोड़े बहुत सिलाई के पैसे शांति ने इकट्ठे कर रखे थे। मैंने मामूली सा फर्नीचर उसके कमरे में रखवा दिया है। अब जैसा भाग्य में था हो रहा है। बुआ ने 1 लाख रुपए और दिए। कहने लगी, ऐसा करो, छोटी मोटी फ्रिज और वॉशिंग मशीन और टीवी भी बच्ची को लेकर दो, उसी में आजकल बच्चियों की इज्जत होती है। पिताजी ने वो भी सामान मेरे बड़े भाई को खरीद कर फ़ौरन से मोची के घर रखवाने के लिए कह दिया। बारात आई तो मेरी बहन की सास का मूड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि दहेज की 2-3 चीज़ें और घर पहुंच चुकी थीं। शादी बड़ी इज्जत से हो गई। पिताजी ने धन्यवाद किया। मेरी बुआ ने 1 सप्ताह यहीं रहना था और माँ बौखलाई बौखलाई सी थी। कहने लगी, अनीता के लायक तो हमारे घर में कमरा भी नहीं है। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि माँ पिताजी की चारपाई आंगन में बिछी थी और बुआ की चारपाई कमरे में डाली गई। शादी के अगले दिन ही रात का बचा खाना माँ ने खास तौर पर बुआ के लिए गर्म किया। साथ में थोड़ा सा पनीर मंगाकर सब्जी भी बना दी। मीठे चावल भी बचे हुए थे, वो भी बुआ के सामने रख दिए कि पहले बुआ खाएंगी, बच गए तो हम भी खा लेंगे। हमें तो ऐसे खाने भाग से ही नसीब होते थे, वरना ये वही सूखी रोटी, कभी अचार के साथ, कभी प्याज के साथ, तो कभी थोड़ी कोई दाल सब्जी भी मिल जाती थी। मैंने कहा, चलो जब तक बुआ है हमें भी अच्छा खाने को मिल जाएगा। जब बुआ ने अकेला अपने आप को खाने पर बैठते हुए देखा तो सबको पूछने लगी। मेरे दोनों भाई दुकान पर जा चुके थे और दोनों बहनें सिर्फ फिर सिलाई पर जाकर बैठ गई थीं। सिर्फ मैं कोने में ललचाई नज़रों से सबको देख रहा था। माँ कहने लगी, नहीं बेटे तो काम पर चले गए, बच्चियाँ भी खाना खाकर ही अब सिलाई पर बैठ गई हैं। फिर रात को दावत पर भी तो जाना है ना, इसलिए अभी से काम निपटा रही हैं। मेरी बुआ कहने लगी, ये आरव है ना। बड़े प्यार से मेरी बुआ ने मुझे देखा था। माँ कहने लगी, हाँ आरव ही है, सारे जहान का निकम्मा आवारा आवारा है, पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ खेलता रहता है। पाँव देखे हैं इसके, नंगे पाँव खेल खेल के काले हो गए हैं। शक्ल भी देखो कैसी बिगाड़ ली है, अच्छा खासा गोरा चिट्टा रंग था। बुआ कहने लगी, मेरे पास आओ। मैं झिझकते हुए बुआ के पास गया। कहने लगी, जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मेरे साथ खाना खाओ, अकेले खाना खाते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ ने हल्का सा नहीं में सिर हिलाया। मैंने कहा, नहीं बुआ, मैं खाना खा चुका हूँ। कहने लगी, चल पूरा मुंह सूखा हुआ है, होठ भी सूखे हैं, झूठ बोल रहा है। बुआ के कहने पर मैं मुंह हाथ धोकर आ गया। वो कहने लगी कि मुझे मत समझा, जल्दी से हाथ मुंह धोए, पाँव भी धोए। आकर बुआ के साथ बैठ गया। इससे पहले कि मैं अपनी प्लेट में चावल डालता, बुआ ने अपने हाथ से चावल लिए और मेरे मुँह की ओर बढ़ाए। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। मेरी सगी माँ ने तो आज तक कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया था। बुआ के हाथ से मैंने चावल खाए, ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भीग गईं। कहने लगी, क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों आ गए। मैंने कहा, मिर्चें बहुत तेज़ हैं बुआ, शायद इसलिए। बुआ मेरी माँ से कहने लगी, कौन सी क्लास में पढ़ता है आरव। माँ कहने लगी, इस आवारा ने क्या पढ़ना है, और तुझे तो पता है तेरे भाई का काम इतना नहीं है, इतने पैसे ही कहाँ होते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। मेरे बड़े तीनों बेटे बहुत होशियार थे, समझदार थे, लेकिन पढ़ाने के पैसे नहीं थे। तभी तो एक को मैकेनिक के पास डाल दिया, एक को प्लम्बर का काम सिखा दिया और तीसरे को बिजली का काम। कोई हुनर आ जाएगा तो अपने घर भी चलाना सीख जाएंगे
और बेटियों को भी कुछ तुम देख लो, जैसा जैसा रिश्ता आता है हम तो कर देते हैं। भाई 7 बच्चे हो जाएं तो फिर कहाँ शिक्षा का खर्चा होता है, रोटी रोटी पूरी हो जाए यही बहुत है। माँ के वही दुखड़े जारी थे। बुआ ने गहरी ठंडी सांस भरी, कहने लगी, शुक्र कर भगवान ने तुझे संतान दी है। मुझे देख, जब तेरी शादी भैया से हुई थी उसी समय मेरी भी शादी हुई थी। भाई से मैं बस 1 साल ही तो छोटी हूँ, लेकिन भगवान ने संतान नहीं दी। तरसती हूँ बच्चों के लिए, दिल तड़पता है। सब कुछ है मेरे पास, अपना घर, अच्छा पति, यहाँ तक कि एक काम करने के लिए नौकर भी हैं। बस नहीं है तो कोई बच्चा नहीं है। ये कहते हुए मेरी बुआ की आंखों से आंसू गिरे थे। माँ कहने लगी, अच्छा चल, तो दिल छोटा ना कर, भगवान की मर्जी के सामने हम क्या कर सकते हैं। वो कहने लगी, ऐसा कर आरव मुझे दे दे, मैं इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, इसे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी। माँ कहने लगी, ये निकम्मा है, इसके भेजे में कुछ नहीं बैठता, पूरा दिन आवारागर्दी ही करता है। ले जा बहन तू इसे, मैं तो भगवान का शुक्र करूंगी अगर ये मेरे घर से जाएगा। जब देखो 1 घंटे बाद खेल कूद कर आ जाता है। माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। पता भी है कि 2 समय की रोटी के बाद इतने पैसे नहीं होते कि तीसरे समय की रोटी भी दूं। मेरी माँ ने बुआ के सामने सारे पोल खोल दिए। मैं बड़ा उदास सा हो गया था कि हो सकता है अब मेरी बुआ मुझे लेकर ही ना जाए, वो समझेंगी मैं तो निकम्मा हूँ। रात को जब दावत के लिए हमें जाना था तब भी माँ ने मुझे वही कुर्ता दिया जो मैंने बारात पर पहना था। बुआ मुझे देखकर कहने लगी, ये तो वही कुर्ता है जो तुमने कल पहना था। मैंने नजरें चुराई, मैंने कहा, कपड़े नहीं है मेरे पास, बस यही कुर्ता है जो होली पर पहना था। फिर माँ ने कल भी दे दिया और आज भी वही। बड़े तीनों भाई कमाते हैं ना, इसलिए अपने कपड़े बना लेते हैं, मैं कमाता थोड़ी हूँ। कहने लगी, तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े तुम्हारे पास होंगे। मैंने कहा, लेकिन माँ तो कहती है मैं निकम्मा हूँ, आप क्यों मुझे लेकर जाओगी। मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागी थी। कहने लगी, हाँ क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, तुम बहुत होशियार हो, स्कूल जाओगे तो अच्छा भी पढ़ लोगे, बड़ा अफसर बनाऊंगी तुम्हें। बुआ ने बड़ी उम्मीद दिलाई, मैं खुश हो गया। शादी खत्म हो चुकी थी। 8 दिन रहने के बाद बुआ ने कहा कि मैं इसे साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने खुशी खुशी माँ से कहा, माँ मेरा सामान पैक कर दें। माँ कहने लगी, कौन सा सामान, बस 4 कपड़े हैं तेरे पास, पन्नी में डाल ले और ले जा, देख लेना 15 दिन में ही तेरी बुआ तुझे वापस भेज देंगी। जितना तू आवारा हो चुका है ना, कोई तुझे नहीं रखेगा अपने पास। मेरा दिल बुझकर रह गया था। मुझे तो लगा था कि मैं बुआ के साथ जा रहा हूँ, माँ मुझे गले लगाएंगी, चूमेंगी, प्यार करेंगी, 2 आंसू भी टपकाएंगी कि मेरा चांद सा बेटा जा रहा है। मैं उदास हो जाऊंगी, लेकिन माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही किसी बहन भाई ने मुझे कोई प्यार दिखाया। मैं बुआ के साथ चला गया। जब पिताजी हम दोनों को स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे, बार बार मैं ही पलट पलट कर माँ को देख रहा था। माँ ने मुझे एक बार भी नहीं देखा, पर मेरा दिल ज़रूर तड़प उठा था। मैं भागकर माँ के पास आया और उनके सीने से लग गया। मैंने कहा, माँ आप मुझे बहुत याद आएंगी। कहने लगी, अच्छा अच्छा, आप ज़्यादा नखरे न कर, चल जा और अपनी बुआ को तंग मत करना। मैंने कहा, नहीं करूँगा। मैं अपने आंसू साफ कर रहा था और माँ ने तो मेरे आंसू तक साफ नहीं किए। ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे बहुत याद आएगा आरव, कुछ नहीं कहा। मैं बुआ के साथ चला गया। पहली बार मैंने ट्रेन देखी थी, बुआ के साथ बैठा था। मैंने कहा कि बुआ मैं खिड़की के पास बैठ जाऊं। कहने लगी, हाँ हाँ बैठ जाओ, यहाँ से सब कुछ देखते हुए सफ़र गुजर जाएगा। मैं बड़ी खुशी से बैठा था। अभी थोड़ा ही से सफ़र शुरू हुआ था जब बुआ ने अपने बैग से मुझे चिप्स और टॉफ़ियाँ निकाल कर दी, साथ में एक जूस का डिब्बा दिया। कहने लगी, ये पी लो। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तो कभी कभी मेरे बड़े भाई पैसे देते थे तो मैं बस कुल्फ़ी खा लेता था। मैंने वो चिप्स भी खाए, टॉफ़ियाँ भी खाई, जूस भी पिया। खाना बुआ ने मुझे ट्रेन से ही मंगवा कर दिया था, खुद भी वहीं से खाया था। बुआ के साथ बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। एक तो एसी वाला डिब्बा था, ठंडक थी, बड़े मज़े से मैंने वो यात्रा की थी। लेकिन जब बुआ के घर पहुंचा तो उनका घर देखकर हैरान रह गया। छोटा सा घर था लेकिन डबल स्टोरी था। एक कमरा बुआ ने सिर्फ मुझे दिया था और उसमें भी एक एसी लगा हुआ था, बेड था, अलमारी थी। कपड़े तो मेरे पास जो थे वो बुआ को पसंद ही नहीं आए। अपने पति से कहने लगी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं जाकर आरव के अच्छे कपड़े लाऊंगी। अब ये मेरा बेटा है। मेरे फूफा भी मुझे बड़ा प्यार करते थे, शायद उनकी संतान नहीं थी इसलिए। जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा, शाम को ही बुआ मुझे अपने साथ ले गईं। सिले सिलाई कई सूट मुझे खरीद कर दिए, पैंट शर्ट टी शर्ट, अच्छे जूते। मेरे बाल भी नाई से मेरे फूफा ने कटवाए। मैं तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। मुझे नहीं पता था मैं इतना सुंदर हूँ। कुछ दिनों में मेरा रंग भी साफ हो गया था। बुआ ने ट्यूशन भी मुझे लगवा दिया। वो सर मुझे शुरू की कई क्लास 1 साल के अंदर पढ़ा चुके थे। मुझे हिंदी लिखना सिखा चुके थे, इंग्लिश भी मैं काफ़ी सीख चुका था। 1 साल बाद जब बुआ ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवाया तो मुझे तीसरी क्लास में बड़े आराम से एडमिशन मिल गया था। अब तो जैसे मेरी रूटीन बन गई थी। मैं स्कूल से आता, बुआ मेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार करती।
खाना खाकर सो जाता। फिर 4 बजे मुझे ट्यूशन वाले सर पढ़ाने आते। मैं पढ़ता, वो जाते, तो फिर शाम के 6 बजे फ्री होता। तो मेरी बुआ मुझे बस 1 घंटा दे देती थी। कहती थी घर के सामने पार्क बना है, वहाँ जाकर खेल लो। और मैं खेल के जब वापस आता तब तक बुआ ने मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर रखे होते या सैंडविच बना के रखे होते। मैं पेट भर कर खाता। कभी कभी माँ की याद ज़रूर आती थी। मैं बुआ से कहता कि मुझे माँ से बात करनी है, तो वो मोबाइल पर नंबर मिलाकर दे देती। लेकिन माँ ने एक बार ये नहीं कहा कि आरव तुम मुझे याद आते हो। कहती अपनी बुआ को तंग नहीं तो नहीं कर रहा, अवरागर्दी छोड़ी कि नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तो ये सुनना चाहता था कि माँ कहती, आरव मेरे बगैर तुम्हें नींद आ जाती है बेटा? मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। माँ को लगता था कि सारे जहान की बुराइयां मुझ में हैं। मैंने कहा माँ मैं स्कूल जाता हूँ। माँ हंसकर कहने लगी, ज़रूर फेल ही हो जाएगा, क्यों अपनी बुआ के पैसे बर्बाद कर रहा है? कोई कामकाज कर ले, पढ़ाई किसी काम की नहीं आती। कितने ही लोगों को मैंने देखा है पढ़े लिखे होने के बाद जूते घिस जाते हैं, पर नौकरियां नहीं मिलती। मेरी माँ मुझे बातें ही सुनाती थी। मैंने कहा अच्छा, दीदी से बात करवा दो। मेरा दिल अपने बहन भाइयों के लिए बड़ा उदास था। कहने लगी कि रुचि आरव से बात कर ले। वो कहने लगी, रहने दे माँ, उस निकम्मे से मैंने बात नहीं करनी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा हुआ वो कि चला गया। देखो तो घर में कितना सुकून है। ये सुनकर मेरा दिल डूब कर रह गया था। ना कोई भाई बात करता था, ना माँ, ना ही मेरा बाप। मैं किसी को भी याद नहीं आता था। एक दिन तो मैं बुआ के साथ लगकर बहुत रोया। मेरी दूसरी बहन की शादी थी। उन्हीं दिनों मेरे फाइनल पेपर थे। बुआ ने माँ को बहुत कहा कि ऐसा करो, आरव के फाइनल एग्जाम के बाद शादी रख लो। माँ कहने लगी, भगवान की दया से बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है। ऐसा करो, उसे वहीं छोड़कर आ जाओ, खुद ही अपने पेपर देता रहेगा। लेकिन तुमने ज़रूर आना है अनीता। माँ को सिर्फ बुआ का इंतज़ार था, वो भी शायद इसलिए ताकि दूसरी बहन रुचि की भी शादी अच्छे से हो जाए। वो पैसे जो अच्छे देती थी। बुआ कहने लगी, इस बार मैं नहीं आ सकती, मगर पैसे भेज दूंगी। माँ ने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। मेरी बुआ मेरे एग्ज़ाम के कारण नहीं गई। उन्हें मुझसे इतना प्यार था, इसलिए मेरे दिल में भी बुआ की इज्जत बढ़ने लगी। मेरी बुआ की एक फ्रेंड उनसे मिलने आती थी। उसकी बेटी भी थी जो अक्सर मेरे साथ खेला करती थी। मुझे भी वो अच्छी लगती थी। समय यूं ही गुजरने लगा। मैंने बड़े अच्छे नंबरों से बीबीए किया था। मेरी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और बड़े 2 भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग चुकी थी और सैलरी बहुत अच्छी थी। पहली सैलरी जब मैंने बुआ के हाथ पर रखी तो वो रोने लगी। कहने लगी, भगवान तुम्हें खुश रखे, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपनी माँ को भेज दो। मैंने कहा कि इस पर आपका भी अधिकार है। कहने लगी, बेटा बस तुम एक अच्छे इंसान बन गए, कामयाब हो गए, काफ़ी है। मैंने सैलरी अपनी माँ को भेजी थी। माँ बड़ी खुश हुई। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे सब कुछ दिखावा लगने लगा था। हर बार जब भी मैं सैलरी लेकर आता तो वो कहती कि अपनी माँ को भेज दो। मैं माँ को भेज देता। माँ को फ़ोन करके पूछता किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो कहती कि भगवान तुम्हें और तरक्की दे। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है बेटा, ज़रूरत तो होती है, लेकिन हर बार मैं फ़ोन जल्दी बंद करता था। माँ कहती कि क्या तेरे पास इतना भी समय नहीं कि माँ से आके मिल जाए? मैंने कहा, अभी नई नई नौकरी लगी है माँ, नहीं आ सकता। तो कहती, ठीक है, भगवान तुझे और कामयाब करे। माँ का स्वर काफ़ी धीमा पड़ना शुरू हो गया था। शायद बात सिर्फ पैसे की थी। जब तक मैं निकम्मा था किसी को अच्छा नहीं लगता था। अब मैं एक अफसर बन गया था। मेरी सैलरी लाखों में थी, इसलिए माँ को अच्छा लगने लगा। मेरी बुआ कहने लगी कि निशा बहुत अच्छी लड़की है। वो उनकी फ्रेंड की बेटी की बात कर रही थी। मैंने कहा, हाँ अच्छी तो है। जब से हम बड़े हुए हैं मैंने निशा से बातचीत छोड़ दी थी, क्योंकि अब बचपन वाली बात तो नहीं रही थी। कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, अच्छी लड़की है। फिर मुझसे अब घर के काम भी नहीं होते, तुम्हारी बुआ बूढ़ी हो गई हैं। मैंने कहा कि अगर आपको पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहने लगी, तुम्हारी माँ से पूछकर तुम्हारा रिश्ता तय कर देती हूँ। मैंने कहा, हाँ आप पूछ लें। बुआ ने माँ से क्या बात की क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रिश्ता निशा से तय हो गया। उन दिनों मैं बहुत खुश था। कभी कभी निशा से बात भी कर लेता। इस बार सैलरी माँ को भेजने लगा तो बुआ कहने लगी, कुछ अपनी शादी के लिए भी जमा करो, कल को तुम्हारी पत्नी आएगी तो उसे भी तुम्हारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना। और फिर तुम्हारे 3 भाई हैं और वो भी तो कमाकर तुम्हारी माँ को देते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बाकी अपनी सैलरी में से माँ को सिर्फ 30,000 देता था, बाकी पैसे अपनी शादी के लिए रख लेता। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कहती थी, आके मुझसे मिल जाओ। लेकिन शादी के लिए पैसे जमा करने में मुझे समय ही नहीं मिला। 1 साल में मैं अच्छे खासे पैसे जमा कर चुका था, इतने कि जिसमें मेरी शादी अच्छी तरह हो जाती। शादी के दिन भी करीब थे। बुआ कहने लगी, जाओ अपने माँ बाप को ले आओ ताकि तुम्हारी शादी तो देख लें, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे तुम्हारी शादी के लिए। मैंने कहा, हाँ मैं ले आता हूँ। जब मैं दिल्ली से माँ के पास गया और जैसे ही घर तक पहुँचा, घर वैसा ही था, लेकिन अंदर से न जाने क्यों सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पिताजी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो घर में वीराने का राज था। माँ चारपाई पर बैठी सिसकियों से रो रही थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी।
पिताजी के भी सारे बाल सफ़ेद थे। मुझे देखकर तो दोनों ने पहले पहचाना ही नहीं। कहने लगी, कौन आया है? पिताजी कहने लगे, पता नहीं, कोई सूट बूट में आया है, शायद हमें कोई मदद करने आया होगा। किसी को पता चल गया होगा कि इस घर में खाने को कुछ नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल को धचका सा लगा था। मैंने कहा, पिताजी मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम सुनकर पिताजी मुझसे लिपट गए। पिताजी के कपड़े पुराने थे, मैले कुचैले से। माँ भी ऐसे ही होलिये में थी। पिताजी मुझे गले लगाकर रोने लगे, मेरा चेहरा चूमने लगे। मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अंदर आया तो माँ भी अब तब तक गेट तक पहुँच गई थी। मुझसे गले मिलने लगी, कहने लगी, तू आ गया। मुझे तो लगता था तुझे देखे बिना ही दुनिया से चली जाऊंगी। मैं तड़प कर रह गया। मैंने कहा, माँ ऐसा तो ना कहें, मैं तो आपको लेने आया हूँ, मेरी शादी है। कहने लगी, भगवान तुझे बहुत खुशियाँ दें, तू तो सच में अफसर बन गया। मैंने कहा, घर खाली क्यों है? भाई भाभी कहाँ हैं? माँ रोने लगी, कहने लगी, सब छोड़ गए मुझे। तेरे भाइयों ने शादियाँ करते ही अपने तेवर दिखा दिए, तेरे बहनें भी नहीं आती। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को पूछने वाला कोई नहीं है। अब तो मुझे तेरी कदर होती है। तू यहाँ होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तू हमारा सहारा ज़रूर बनता। तेरे पिताजी से अब कोई काम नहीं होता और तेरे भाई कोई खर्चा नहीं देते। जो पैसे तुम भेजते थे वो तुम्हारी बहनें आकर ले जाती थीं कि हमें दहेज अच्छा नहीं दिया, ससुराल वाले बातें सुनाते हैं। मेरे हाथ से पैसे छीन कर ले जाती। किसी को इतना एहसास नहीं कि हम दोनों बूढ़े कैसे गुजारा करेंगे। कभी कोई मदद कर जाता है तो 2 रोटी खा लेते हैं, वरना तो भूखे ही पड़े रहते हैं। अपने माँ बाप की हालत सुनकर मुझे रोना आया था। मैंने दोनों को साथ दिल्ली ले आया। एक किराए का घर लिया जो बुआ के घर के बिल्कुल पास था। वहाँ मैंने माँ पिताजी को रखा। शादी के बाद निशा बुआ का भी ख्याल रखती थी और मेरे माँ बाप का भी जाकर ज़रूर पूछती थी, क्योंकि मैंने उसे यही कहा था। मैं भी उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन रहता अपने माँ बाप के पास था, क्योंकि उनको भी मेरी ज़रूरत थी। मेरी माँ कहती थी, जब तुम पैदा हुए तो मुझे लगता था कि बिन मांगे तुम मुझे मिल गया। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे पास बेटे भी थे और बेटियाँ भी, लेकिन अब सोचती हूँ कि भगवान ने अच्छा ही किया जो तुझे भेज दिया। कम से कम हमारा बुढ़ापा तो अच्छा गुजर रहा है। तू ना होता तो हम कहाँ जाते? ये कहकर मेरी माँ रोने लगती। कभी मुझसे कहती, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की। मैं बाकी सब बहन भाइयों को प्यार करती थी, लेकिन तुमसे नहीं करती थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने माँ के दोनों हाथ पकड़कर अपने होठों पर लगा देता और कहता कि माँ ऐसा मत करें। भगवान के हर काम में कोई ना कोई राज होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। वो प्यार जो कभी मुझे बचपन में चाहिए था, मुझे अब मिल रहा है, माँ से भी और बुआ से भी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।